Hello everyone. So once again I am here with you with a new topic, rotational spectra of diatomic molecule. Okay, rotational spectra of diatomic molecule. रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ही हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी नाम से जानते हैं. ओके, व्हाट इज़ द रीजन कि हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी नाम से जानते हैं. तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नीड होती है, ठीक है, दैट इज़ रेंज ऑफ माइक्रोवेव. ओके, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेंज की फ्रीक्वेंसी दी जाती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा को फाइंड करने के लिए. दैट इज़ वाई हम लोग इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं. ओके, आगे लिखा गया है डायटामिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, स्पेक्ट्रा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो किसके लिए है? डायटामिक मॉलिक्यूल के लिए. डायटामिक मॉलिक्यूल में भी हम लोग पढ़ेंगे रिजिड रोटेटर के लिए. ओके, रिजिड रोटेटर क्या होता है? यहाँ रोटेटर का मतलब, पहले रोटेटर का सेंस है कि रोटेट करने से, इस तरीके से रोटेट करने से, ठीक है, इस तरीके से रोटेशन. रिजिड का सेंस क्या है आपका? फिक्स्ड. रिजिड का मतलब फिक्स्ड आप बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ डायटामिक मॉलिक्यूल का मतलब, डाई का एटमिक का मतलब एक एटम, दो एटम है. यहाँ पर मैंने बनाया है दो एटम. ठीक है, दो एटम का मतलब डायटामिक मॉलिक्यूल है, डायटामिक है, और ये जुड़े हुए आपस में तो मॉलिक्यूल हुए हैं. डायटामिक मॉलिक्यूल. रोटेटर का मतलब है इस तरीके से रोटेट करने वाला. ठीक है, और यहाँ पर इसी का हम लोग स्टडी करेंगे कि एक डायटामिक मॉलिक्यूल है, उसमें रोटेशन होगा. ठीक है, लेकिन वो रिजिड होगा. रिजिड होने का मतलब ये डिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस ना हो, मतलब ये ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए रोटेट ना करें. ठीक है, इस तरीके से. हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो रोटेट ना करे वाइब्रेट करते हुए, लेकिन हम मान लेंगे कि ये रिजिड है, फिक्स्ड है. तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई डायटामिक मॉलिक्यूल है उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर हम लोग इसी का स्टडी करेंगे. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी थर्ड ईयर के लिए, फाइनल ईयर. ओके, एंड एमएससी में भी आपको मिलेगा. ठीक है, एमएससी में भी आपको मिल जाएगा. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मान लेते हैं कि डायटामिक मॉलिक्यूल आपके सामने दिए हुए हैं. ठीक है, डायटामिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए. रिमेंबर इट, जिनका मास पहले का m1 मान लिए और दूसरा क्या है m2 है. और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग मानेंगे. ठीक है, एक पॉइंट होगा जहाँ से रोटेशन होगा. एक पॉइंट होगा, एक सेंटर होगा, याद रखना. एक सेंटर होगा ये जहाँ से ये डायटामिक मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे. इस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो m1 मतलब पहले एटम की जो डिस्टेंस है, m1 की तरफ की जो डिस्टेंस है हम मान लेंगे r1 है, और दूसरी तरफ जो डिस्टेंस है हम उसे क्या मान लेंगे? r2 मान लेंगे. राइट, ये है. और ये टोटल डिस्टेंस m1 से m2 के बीच का जो डिस्टेंस है हम क्या मान लेंगे? इसे r मान लेंगे. कोई दिक्कत? आई होप सब कुछ क्लियर है. सो लेट ए रिजिड डायटामिक मॉलिक्यूल. ठीक है, हमने यहाँ स्टार्ट किया कि एक रिजिड डायटामिक मॉलिक्यूल है, फिक्स्ड है. तो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो जो वैल्यू होगा ये m1 r1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इधर इधर ठीक इधर इक्वल m2 r2 के बराबर होगी. तो मैंने लिख दिया क्या? m1, ठीक है, r1 इज इक्वल टू m2 r2. इतना अच्छे से आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ पर याद रखिए कि फॉर अ डायटामिक मॉलिक्यूल, एक डायटामिक मॉलिक्यूल हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो डायटामिक मॉलिक्यूल के लिए ये जो आई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, देखिए एक सिंगल मॉलिक्यूल होता तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते थे? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एक सिंगल एटम के लिए. ठीक है, एम आर स्क्वायर. अगर वो एक सिंगल एटम रोटेट कर रहा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला आता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास डायटामिक मॉलिक्यूल है मतलब कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू, सॉरी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. ठीक है, m2 r2 स्क्वायर. इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. अब यहाँ पर चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, तो हम इससे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये m1 r1, जो m1 r1 है, ठीक है, m1 r1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं?
M2R2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले हम लोग M1R1 को हम लोग यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, R1 ओके, प्लस यहाँ पर हम लोग लिखते हैं M2R2 राइट। आई होप इतनी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या क्या आया, यहाँ M1R1 आ गया, यहाँ पर क्या गया M2R2 आ गया, कोई दिक्कत। सो यहाँ से हम थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे चीज़ों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ M1R1 यहाँ दिखा दे रहा है M1R1 किसके इक्वल है, M2R2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर M1R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, M2R2 लिख सकते हैं। और यहाँ M2R2 किसके इक्वल है, M2R2 किसके इक्वल है, M1R1 के, ठीक है। तो हम M2R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, M1R1 लिख सकते हैं। मतलब जहाँ M1R1 है हम वहाँ M2R2 लिख सकते हैं, और जहाँ M2R2 है वहाँ पर M1R1 लिख सकते हैं। तो इसको लिख के देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर M2R2 R1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा M1R1 R2। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हमको करना है, यहाँ पर M2 और M1 देखा जाए, ठीक है, इसको अलग किया जा सकता है। और R1 R2 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग R1 और R2 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। R2 R1, ठीक है, R2 R1 क्या करें, अलग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा M2, और ये क्या बचेगा प्लस, ये साइन रहेगा बीच वाला, और ये M1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में। आप ये I इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ तक की बातें आ जाएंगी। इसे आप चाहो तो इक्वेशन हम बना देते हैं फर्स्ट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, R2 R1 ब्रैकेट में M2 प्लस M1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अच्छा एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जो डिस्टेंस R1 है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो M2 की तरफ जो वैल्यू है R2 है, ठीक है, ये बिल्कुल नोन नहीं है, रिमेंबर इट, ये बिल्कुल नोन नहीं है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब कि ये अगर डायटामिक मॉलिक्यूल है तो इसके बिल्कुल सेंटर में, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में ही क्या हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आए, ठीक है। वो इधर भी थोड़ा इधर भी हो सकता है। मीन्स हमें ये नहीं पता होगा कि R1 कितना होगा और R2 कितना होगा, यहाँ पर बिल्कुल अननोन है, राइट। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं डायटामिक मॉलिक्यूल है तो उसके बिल्कुल सेंटर में जो होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, रिमेंबर इट। सेंटर ऑफ नहीं, बल्कि जिस सेंटर से मॉलिक्यूल रोटेट करेगा वो सेंटर क्या होगा, आपका डायटामिक मॉलिक्यूल होगा। वो क्या हो सकता है वो थोड़ा डायटामिक मॉलिक्यूल मतलब जिसका मास जिधर ज़्यादा कम होगा उसकी तरफ या उससे दूर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल फिक्स नहीं, मतलब R1 भी अननोन है और R2 क्या है, अननोन है बिल्कुल। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि R जो है क्या क्या है, अगर हम मान लें M1 M2 है, अगर ये फिक्स्ड है, ठीक है, रिजिड है, तो क्या करेंगे R क्या होगा, ये हमें नोन होगा। लेकिन इसके बीच में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो किधर की तरफ हुआ, मतलब कि इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो R1 कुछ भी हो सकता है और R2 भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर इधर हो गया 1 सेंटीमीटर उधर, एज नॉर्मल केस में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 2 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल हाफ नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ R1 क्या होगा, कुछ अननोन सा होगा, और R2 क्या है, अननोन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन हमें R1 और R2 की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पर फाइंड नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रा फाइंड करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें सारे वैल्यूज़ पता होने चाहिए, R1 भी और R2 भी पता होना चाहिए। M1 M2 तो ठीक है, जो भी एटम होंगे लगे हुए होंगे, यहाँ जो भी एटम लगे हुए होंगे हम उनका मास देख के बता सकते हैं चार्ट में, ठीक है, टेबल में, कि M1 कितना होगा M2 कितना होगा। लेकिन R1 R2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, कुछ R1 और R2 को निकालने के लिए कुछ भाई करना ही पड़ेगा। वो क्या करेंगे थोड़ा देखते हैं आगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ऐसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट, इतनी कोई दिक्कत। अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं। एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, हम कुछ ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिससे कि R1 की वैल्यू हमें पता चल जाए और R2 की भी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो हमें पता है कि
M1 R1 इज इक्वल टू क्या होता है M2 R2। कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप समझ में आया। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है कि ये जो R1, ये जो हम कहेंगे टोटल R1 हो, ये जो पूरा R है, ये जो टोटल पूरा R है वो किसके बराबर होगा, टोटल R किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। टोटल R किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर। लेट्स सी जो टोटल R होगा वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा R2 की वैल्यू अगर हम कहें पता लगाएं तो क्या करना पड़ेगा हमको, R2 की वैल्यू अगर हम उठा के निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, R2 बराबर हमको लिखना पड़ेगा तो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा R माइनस R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, R माइनस R1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ R2 की जगह हम लोग क्या लिखें, हम यहाँ पर R2 पहले लिए हैं तो पहले यहाँ पर R2 वाले पे काम करेंगे। क्या करेंगे, M1 R1 इज इक्वल टू M2, R2 की जगह पर क्या लिखेंगे, R माइनस R1। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें दोनों में, क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। R1 इज इक्वल टू या क्या हो जाएगा M2R माइनस M2R1। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सा होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इसे ये M2 की वैल्यू पता हो सकती है, R की वैल्यू पता हो सकती है, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज करने जा रहे हैं। इसको यहाँ फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ फिक्स करो और आप इस सिस्टम को इस साइड ले आओ, ये क्या है माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ M2R बराबर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो M2R इज इक्वल टू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं M1R1 ये है, प्लस ये इधर आएगा तो ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा M2R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। और इन दोनों में देखा जाए तो R1 और R1 क्या है, कॉमन है, दिखाई दे रहा है, यहाँ भी R1 है, इधर यहाँ भी R1 है, कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, M2R इज इक्वल टू R1 कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए हमें R1 की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ M1 M2 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ M1 और M2 की वैल्यू पता है कि M1 क्या होगा, जो भी दो डायटामिक मॉलिक्यूल होंगे हम वो लेंगे, डायटामिक मतलब दोनों एटम का मास, और यहाँ पर R भी पता है कि दोनों एटम, दो R के बीच का डिस्टेंस, दोनों M1 M2 के बीच का डिस्टेंस R है, ये भी पता है। तो हम यहाँ से अब R निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से देखा जाए, ठीक है। यहाँ से हम लोग R आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ आई कैन राइट R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख, सॉरी R1 इज इक्वल टू, इसको निकालना है क्योंकि यही क्या है, अननोन है। R1 क्या है, अननोन, हमें पता नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना दूरी पर R1 बनेगा, कितनी दूरी पर R2 बनेगा। तो R1 इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर पकड़ लिया जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, M2R अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है ऐसा, राइट। तो इस इक्वेशन को आप 2 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ R1 निकल गया, जिससे यहाँ R1 निकल गया तो ठीक है। अब R1 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे सेंटर अब, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जैसे R1 निकाला है आपने, वैसे ही क्या करेंगे आप R2 भी निकालेंगे, राइट। सो देखते हैं किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। R2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, M1R1 इज इक्वल टू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यही होगा, M2 और R2 हो जाएगी। कोई दिक्कत है, ओके। सो अब जैसे क्या था, R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर R1 प्लस R2 होता था, ठीक है। तो वहाँ पर R2 निकाले थे, यहाँ पर हम लोग R1 निकालेंगे। R1 इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, R माइनस R2, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रहा होगा, आई होप। सो R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, R माइनस R2, आसानी से निकल जाएगा। M1 R की जगह क्या लिखेंगे, R माइनस R2 इज इक्वल टू M2R2, राइट। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, M1R माइनस M1R2 इज इक्वल टू M2R2, राइट। होप कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी को पकड़े रखना है, ये उस साइड
M1R इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा M2R2, ये उधर आएगा प्लस M1R2। ओके, R2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा M1R इज इक्वल टू, क्या कॉमन हो रहा है R2 कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा आपका M2 प्लस M1। आप इसको M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू 2 + 1 1 + 2 आगे पीछे करेंगे वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो M2 प्लस M1, चलो ठीक है, मैंने वहीं लिख दिया है। अब R2 इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ M1 M2 नोन है, यहाँ R वैल्यू नोन है, क्या करेंगे M1R, इसको यहाँ पर फिक्स रखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस साइड आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M1R अपॉन क्या हो जाएगा M2 प्लस M1 हो जाएगा, ये यहाँ प्लस रहेगा बीच में, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इसे कोई सभी क्वेश्चन डाल दिया जाए 1 2 3, ओके। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने क्या किया है, देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर, ठीक है। आई की वैल्यू में R2 R1 इज इक्वल टू M1 M2 M1 था, ठीक है। हमें R1 R2 नहीं पता था क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी R1 कितना होगा R2 कितना होगा नहीं पता होगा, तो हमने क्या किया, पहले R1 और R2 फाइंड किया। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले क्या फाइंड किया, यहाँ पर यहाँ से R1 फाइंड किया इस तरीके से, और फिर क्या किया हमने R2 फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब ये R1, ये जो R1 और R2 की वैल्यू है, हम क्या करेंगे, ये R1 और R2 की वैल्यू किस में रखेंगे, या R1 और R2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I में, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्प्लीटली क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I है ये कम्प्लीटली निकल जाएगा। M1 हमें पता होगा, M2 पता होगा, R1 निकल गया और R2 निकल जाएगा, तो ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है रोटेशनल स्पेक्ट्रा को फाइंड करने के लिए फॉर डायनामिक मॉलिक्यूल। तो I के जगह पर अब वैल्यू हम रखेंगे R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। कोई दिक्कत है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, ओके। देन I की वैल्यू, I इक्वल टू क्या था, यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, I इक्वल टू क्या था, ठीक है। इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 की पहले वैल्यू है, ठीक है, रख देते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, M1R अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, M1R अपॉन M1 प्लस M2। मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ M1 प्लस M2 प्लस M1 को हम M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद R1, ये R2 हो गया, R2 फिर R1 की वैल्यू कितनी है वो लिख देते हैं M2R अपॉन M1 प्लस M2, राइट। फिर फार्मूले में ही है M2 प्लस M1 को भी हम यहाँ लिख सकते हैं M1 प्लस M2। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं दो चीज़ें, आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं इसे, आप इसको M1 प्लस M2 को यहाँ कर दिया एक ठो, क्या बचेगा I की वैल्यू जो अब आएगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगा M1, ओके, M1 M2, ठीक है। इसको इंटू R स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देते हैं, M1 M2 R स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पर M1 प्लस M2 बचेगा, राइट। कोई दिक्कत है, I की वैल्यू ये आ जाएगी। और एक चीज़ यहाँ आपको बताना मैं भूल गया, क्या वो ये कि ये जो वैल्यू है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ओके, ये किसके बराबर होता है, रिड्यूस्ड मास म्यू की, क्लियर है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं,
म्यू लिख सकते हैं। रिड्यूस्ड मास मीन्स बुक में दिया है थोड़ा अच्छे से, तो भाई मेंशन कर दे रहा हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास इनटू ये जो आर है, आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन आप 4 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। सो अभी तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, रिड्यूस्ड मास। अब आगे चलेंगे हम लोग फर्दर। अब देखते हैं आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 3 इक्वेशन, ठीक है, 3 इक्वेशन यूज़ करेंगे जिससे आसानी से फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन स्पेक्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो है याद रखेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। रोटेटिंग मॉलिक्यूल के जो एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओके। ये फर्स्ट एंड वेयर डब्ल्यू इज ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी आप लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज ये तो क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एल इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, अंडर रूट जे प्लस 1, ठीक है, इंटू एच अपॉन 2 पाई। इन सबको इक्वेशन दे दिया जाए, इसको 5th, इसको 6th, ऐसे चलिए इसे इंग्लिश वाले में डाल देते हैं, ठीक है। 6 क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, राइट। सो एक और डायनामिक मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहे हैं उसमें क्या होगी, एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ ना कह के मैं कहूँगा क्या इसको, रोटेशनल एनर्जी, ओके। तो रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ फॉर ए मॉलिक्यूल यू कैन राइट फॉर ए मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी के लिए केस जो होता था हाफ एम बी स्क्वायर कुछ ऐसा। यहाँ पर हम ई रोटेशनल जो वैल्यू लिखेंगे, ई रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर उसका होता था, इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करें, 5 6 हो गया, ये इक्वेशन बिल्कुल लर्न रहे हैं आप लोगों को 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन्हीं 3 इक्वेशन के हेल्प से, ये 3 इक्वेशन प्लस ऊपर हमारा जो आई की वैल्यू आया है, इन लोगों की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर रिजिड रोटेटर के लिए फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे आगे, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा वीडियो लेकिन वेरी बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो याद रखो ये चीज़ है, वो चाहे आप बायोलॉजी ग्रुप हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ठीक है, चलेगा। फर्दर आगे चलते हैं। तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम फर्दर चेंज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनटू अगर हम दोनों में आई, दोनों तरफ ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत होने वाला है, कुछ नहीं दिक्कत होगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ आई से आई क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है और आई क्या है यहाँ पर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आई और ओमेगा को ब्रैकेट में आई ओमेगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे आई हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ई रोटेशनल
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आई। आप इसे इक्वेशन क्या था, 6 था 7 था, हाँ इसको 8 डाल दीजिए, राइट। ओके, अब आई ओमेगा की वैल्यू जो है हमारे पास रखना है, किस इक्वेशन में है पढ़ा हुआ, कौन सा इक्वेशन है। आई ओमेगा की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, आई ओमेगा की वैल्यू कितनी है, एल। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई ओमेगा, ठीक है, इन फ्रॉम इक्वेशन, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 5 से हम आई ओमेगा की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और किस में रखेंगे, इक्वेशन 8 में। क्या मिलेगा हमको, एल है, आई ओमेगा की वैल्यू कितनी है, एल ही है, तो कितना लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, एल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यल की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू है, अब यहाँ यल की वैल्यू आ गई, तो इस यल की वैल्यू, अब यहाँ आई ओमेगा से यल की वैल्यू ले ली, अब यल से ये यल देखा जाए, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम के लिए, क्वांटम मतलब फिक्स्ड, ठीक है, क्वांटम फिक्स्ड, एल की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, तो ये आपका इक्वेशन, ये जो भी नया वाला बना है, ये इक्वेशन में यल की वैल्यू जो आई है, यहाँ पर डिपाई का साइन लगा देते हैं, यल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल, ओके, एल की वैल्यू रखना है फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है, वी गेट क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है, देखें मिलेगा ई रोटेशनल, हम इसको लिखेंगे ई रोटेशनल इक्वल टू, इसका वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग, एल की वैल्यू आपका ये, एल की वैल्यू जे, ठीक है, जे प्लस 1 अंडर रूट में h/2π², ठीक है, चलिए लिखते हैं। अच्छा, ये जो हाफ आई है, हम आई को यहाँ रख ले, कोई दिक्कत है, 2i हो जाएगा, लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1/2i, क्या बचा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वही जे प्लस 1, वही यल की वैल्यू, यहाँ यल की वैल्यू इक्वेशन 6 से, ओके, और इनटू ये अंडर रूट में होगा, ठीक है, और h/2π ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या है आपका, इस तरीके से एल स्क्वायर है ना, आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते थे, ठीक है, ये स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि एल क्या है, स्क्वायर में, इसलिए टोटल वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अब ई रोटेशनल इक्वल टू, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल इक्वल टू आई, सॉरी 1/2i, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इस वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा, ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, जे प्लस 1, और फिर ये 2, इसका स्क्वायर करेंगे, एच का तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर वैल्यू हटा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, जे, ओके, जे और ब्रैकेट में जे प्लस 1, ये स्क्वायर अब इस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 2 4, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी में कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक हाँ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू, ओके। सो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, एक अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, ई रोटेशनल, हालांकि इतना आ गया है, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एच स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा,
4 टू जा 8, ये 4 ये 2, इसको सॉल्व करते हैं 8 पाई स्क्वायर, नीचे क्या है आई है तो आई लिख देंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बचा क्या आपका, बचा आपका जे ब्रैकेट में J+1। ओके, आप इसको, ये इक्वेशन आपका रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, यहाँ से निकलने जा रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी आपको कितनी आएगी जूल में, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं यूनिट वो जूल नहीं बल्कि क्या सेंटीमीटर इनवर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करने के लिए एक रिलेशन होगा, ठीक है। लिख देंगे टू चेंज जूल इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, वी यूज दिस रिलेशन। कहीं स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक होगा ना, ठीक है, प्लीज़ उसको बहुत लीजिएगा नहीं स्पेलिंग, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या है वो, ई रोटेशनल, अगर वही रहेगा, अगर ई रोटेशनल ही है इसको ही बार लगा देते हैं अलग रहे, क्योंकि अगर ई रोटेशनल ही रहेगा तो ये वाली चीज़ें हो जाएंगी, क्या होगा ये दूसरा है ई रोटेशनल, ये रिलेशन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रोटेशनल ये वैल्यू डिवाइडेड बाई एच, ये प्लांक कांस्टेंट है, सी इंटू सी, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। इससे आपको अच्छे से मेमोराइज रखना है कि ये रिलेशन से अब यहाँ रख देंगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ओके, बस यहीं ई रोटेशनल की जगह पर क्या रखना है, ये वैल्यू उठा के रख देना है, ठीक। क्या हो जाएगा ई रोटेशनल जो बार है, जो नया हमको मिलेगा सेंटीमीटर इनवर्स में, वो क्या मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, आई हो जाएगा, ठीक। ओके, और अभी इसमें क्या है एच सी है, इसको पहले पूरा लिख देते हैं J+1, कोई दिक्कत है इतना, मैंने पूरा ये वैल्यू उठा कर रख दिया पहले, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर ये, अब बचा इसमें क्या एच सी बचा है, तो हम एच सी यहाँ लिख दे रहे हैं एच सी, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा अलग रहे। अब क्या करना है, हमें दिखाई दे रहा है एच, और ये एक एच से क्या करेंगे कैंसिल कर देते हैं, एक एच कैंसिल करेंगे, केवल एक एच, ठीक है। चलो देन अब क्या मिलने वाला है, जब आप एक एच कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक एच बचने वाला है, तो हम इसको देखिए क्या बचेगा, इसी जगह देखते हैं, हो जाए ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, यहाँ एच बचेगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ओके, ब्रैकेट में जे, सॉरी यहाँ जे ब्रैकेट में J+1 ऐसे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यही बचेगा। और सी है, सी बचेगा तो सी को भी ले लेना चाहिए था, यहाँ पर आई, यहाँ पर सी ले लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। एच यहाँ बचेगा एच 8 पाई स्क्वायर आई, ये सी यहाँ ले रहा हूँ, J+1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, H/8 पाई स्क्वायर आई सी, H/8 पाई स्क्वायर आई सी, यहाँ पर इस तरीके कोई चीज़ है हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा सा देखिए, H यहाँ पर H8 पाई स्क्वायर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब सारी वैल्यू दिखा जाते हो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर हम एक नया वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आई भी, सी भी, एड भी, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पर, मतलब कि जे और जे की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर चेंज होगी, लेकिन ये पूरा वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो हम इसके जगह पर कोई एक वैल्यू रखेंगे, उस वैल्यू को हम लोग क्या लिख देते हैं बी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई रोटेशनल बार यहाँ लगा रहेगा, कहीं छूट गया होगा तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा इसके जगह पर क्या लिखेंगे बी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जे
सॉरी ब्रैकेट में बार बार बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में तो होगा लेकिन पहले तो जे होगा, जे और J+1, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स चल रहा है, याद रखिएगा। यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका इस फार्मूले से अब क्या हमें मिलने वाला है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। किसके लिए? और डायनामिक मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर सॉरी जे की वैल्यू आप पुट करेंगे अलग अलग, और फिर आपको क्या मिलने वाला है, स्पेक्ट्रा मिलेगा। हालांकि ये वीडियो शायद बड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब फर्दर इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो स्पेक्ट्रा अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। वी नो दैट जहाँ जो जे की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर आप जितने भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं जे की वैल्यू 0 है, ठीक है। वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, बड़ा होता जा रहा है। जे इक्वल टू 0 होगा तो जो रोटेशनल वैल्यू, ई रोटेशनल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ये क्या करेंगे, जे की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे। यहाँ पर जे की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, जे की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ 1, 1 + 1 2, 2 × 1 1 हो जाएगा, और 2 भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सबकी वैल्यू रखेंगे हम लोग फटाफट, ठीक है। जे की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल इक्वल टू बी × 1, ठीक है। जे की वैल्यू 1, जे प्लस मतलब ब्रैकेट में J+1, तो 1 ब्रैकेट में 1 + 1, ये 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और ये बी से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक है। जब 2 भी आएगी वैल्यू, दूसरा का जो आपका जो होगा जे की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ई रोटेशनल जो वैल्यू आएगी क्या आएगा, बी × J+1, जे की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 2 + 1, 2 + 1 3, 3 × 2 = 6, 6 भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमको मिलने वाला है 6 भी मिलेगा, ठीक है। किताबों में देखेंगे मिलेगा आपको। और जे की वैल्यू 3 होगा तो क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल की वैल्यू कितना जाएगा, बी × 3, 3 + 1, 3 1 4, 4 3 12, 12 बी यहाँ पर आ जाएगा। और आप इसको इस प्रकार से, ठीक है, खींच सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर रोटेशनल, इसको लिख सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा यही है ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओके। इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो गैप है, जे इक्वल टू जब 0 होगा तो ये 0 पर 1 की वैल्यू होगी तो 2b, 6b, 12b अभी हम लोगों ने निकाला है। अगर जे की वैल्यू 4 रखते हैं तो आप 20b भी आएगा, ठीक है। आप फर्दर चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इनके बीच की जो एक गैप है, ठीक है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है 2b और 2b का होता है, ठीक है। और ये 2b वाला गैप बिल्कुल फिक्स होता है इसमें आपका रिजिड रोटेटर वाले में। ऐसा ये गैप किस प्रकार से बना है, ठीक, हम इसे किसी छोटे से वीडियो के साथ आएंगे। सो आई होप अभी इतना आपको समझ में आया होगा। वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।